धाद हरेला गांव चैप्टर के तहत लगातार जो माल्टे के ऊपर काम हो रहा है, साथ में और फल के ऊपर भी, बट अभी जो ये जो 2 महीने हैं माल्टे का महीना, उसी के ऊपर विचार विमर्श। और आज हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं। उनकी नॉलेज जानकारी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं और कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं, इन सब के साथ हमारी जो जर्नी रही है उसके बारे में हम बातें करेंगे। बेसिकली हरेला गांव का जो कॉन्सेप्ट था पिछले 3-4 साल से जो धाद हम लोग लगे हैं, उसका पीछे बेसिक ये था कि कैसे जो पहाड़ में जो पलायन हो रहे गांव हैं या बंजर पड़ रहे गांव हैं, कैसे उनको रिवाइव किया जाए, उनके पास हरियाली हो दोबारा या खुशहाली कैसे वो अचीव कर पाए। जो गांव में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे एक मार्केट मिले। धाद एक बेसिक एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही है और मुझे लगता है काफ़ी हद तक हम लोग इसको अचीव भी कर पाए। क्योंकि समय कम है, मैं ये बेसिक बताना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने में हमने क्या अचीव किया, कहाँ कहाँ हमने स्ट्राइक किया। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो हम भी कह रहे हैं हमने 3 जगह सर्जिकल स्ट्राइक किए। जब उद्यान विभाग ये कहता है कि हमारे पहाड़ों में 33,000 मीट्रिक टन माल्टा है, तो फिर उसका मार्केट कहाँ है? क्यों? जब आप ही का डेटा है और अगर उसका मतलब मार्केट नहीं है, तो ये एक सोचने का विषय है। पिछले 4 साल से हम इसमें कोशिश कर रहे थे। पिछले 2 महीने में हमने क्या अचीव किया, मैं बताता हूँ। पहला, जो गांव में हमने जो अचीव किया, अगस्त दो 3 अगस्त को डीएम पौड़ी को हमने मरोड़ा गांव में बुलाया। पहली बार प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी 40 दिन में गांव आया। वहां पे हमने धाद ने तो एक महीना हरेला जो इवेंट था, 5,000 पेड़ हमने पहली बार, मैंने रिक्वेस्ट की थी धाद के जो अधिकारी हैं, जब मैं पहली बार जुड़ा था सतुली में, कि आप ठीक है, आप देहरादून में हरेला मनाते हो, पर पहाड़ का क्या होगा। और अगले साल ये एक्शन हुआ और हरेला में हमने समाज के द्वारा 5,000 पेड़ वितरित किए। और जब एक स्टेप हम उठाते हैं तो 10 स्टेप प्रशासन भी उठाती है। 10,000 पेड़ हमने उस 13 गाँव में, चाहे वो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट ने टिमरू के पेड़ दिए या माल्टा के पेड़ है, 10,000 पेड़ लगभग उन्होंने वितरित किए। और खासकर पौड़ी प्रशासन ने हमारी बहुत मदद की। तो जो जमीनी लेवल में कैसे मतलब धाद काम कर रही है या प्रशासन काम कर रहा है, ये हमने पौड़ी में इसको ग्राउंड में कैसे उतारा, वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 12 टन माल्टा अभी तक हमने 2 महीने में बेच चुका है। 12 टन माल्टा, जो कि एक सोशल इनिशिएटिव था। ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रोफेशनल सेटअप है कि फंड आ रहा है सेसार का और कोई ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल एक सोशल इनिशिएटिव है। हम क्योंकि ग्राउंड में आप मेरे चेहरे में गुस्सा भी देख रहे होंगे, क्योंकि ये वहाँ का गुस्सा है, ये मेरा गुस्सा नहीं है। कि माल्टा पड़ा भी, मैं एक सैंड गांव में गया था, थैली सैंड में 10-20 टन माल्टा, 10-20 हजार किलो वहां पे पड़ा है और वैसे वेस्टेज हो रहा है। ये उसका गुस्सा है। 12 टन माल्टा 25 रुपए और 30 रुपए हमने वहां से लिया, जो कि सरकार 10 रुपए दे रही है। हमने 25 और 30 किसान को दिया और यहाँ पे 50 और 60 को 60 में बेचा। उसमें भी हम लॉस में, पर क्योंकि ये सोशल एक्सपेरिमेंट था ग्राउंड में। अच्छा, इसका क्या फर्क पड़ा कि जो हर जिले में पहली बार, आप ये समझिए कि इतने 40-50 सालों से माल्टा हो रहा है, पहली बार हर जिले में एक एक दिन का माल्टा महोत्सव मनाया गया। आज की जो वार्ता है, इस वार्ता में दाद ने हमको आमंत्रित किया और पवन बिष्ट का जो जुनून है, और वो कह रहे थे कि मेरे चेहरे पे कोई गुस्सा है, तो वो गुस्सा मतलब एक तरह की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, कि वो हमको भी मोटिवेट करती है। जब पवन रात को फोन करता है 11 बजे, सर ये नून, और सुबह 6:45 फिर उसी दिन फोन कर देगा, बोलते पवन यार कब क्या होगा, ये लिखने दो, करने दो, क्या करना है। लेकिन पर हम भी ऐसे ही थे, क्योंकि जब हमने कॉलेज में पढ़ाई की, तो पढ़ाई करने के बाद जब अपने गांव वापस गए, तो हमने सोचा भाई क्या क्या किया जाए। लोग ये सोचते थे कि नौकरी के लिए, उसके लिए बाहर जाया जाए। और 28 मार्च 1999 का भूकंप आता है, चमोली भूकंप। तो मैं देहरादून से घर जाता हूँ, तो रास्ते में देख रहा हूँ सारे लोग मदद कर रहे हैं। कोई कोई गेहूं भेज रहा, कोई तिरपाल भेज रहा, कोई कुछ भेज रहा। और मैं सोच रहा हूँ कि भाई, हमने सोचा कि मास्टर्स करने के बाद पत्रकारिता कर ली, अब तो हम पत्रकार होने के नाते अपने गांव और क्षेत्र का बहुत बड़ा कल्याण करने वाले हैं। लेकिन वो सब एक दिवा स्वप्न था, जो हम दिन में ही देखते थे और सपने दिन में ही खत्म हो जाते थे, क्योंकि इस तरह का सपोर्ट सिस्टम उस समय था नहीं। 99 में जब अपने गांव वापस गया, तो सन 2000 में हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें माल्टा के फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर एक बनाया, छोटा सा। तो जो एक एपीजे अब्दुल कलाम जी का मॉडल था, पूरा प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में अगर शहरी क्षेत्रों की तरह सभी विकास की सुविधाएं हो जाए, तो पलायन होगा ही नहीं, या होगा तो बहुत कम होगा, या होगा तो मजबूरी का पलायन नहीं होगा, उस सुविधा संपन्न लोगों का पलायन होगा अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए। तब जाके वहां पे फूड प्रोसेसिंग सेंटर पीपल कोटी में विष्णुप्रयाग परियोजना के टिन सेट पे शुरू किया।
उस समय डीएम थे राजीव अग्रवाल जी, उन्होंने कहा तुम अर्थक्वेक विक्टिम्स की मदद कर रहे हो, चलो हम तुमको ये टिन सेट 25 साल के लिए निःशुल्क देते हैं। तो 2008 आते आते वो एक तरह से एक नोडल प्रोसेसिंग सेंटर, फिर 4 गांव में सेमी प्रोसेसिंग सेंटर बनाए, उन गांव में जिसमें माल्टा, गलगल, नींबू, कागजी, किन्नू, किम्पू ये सब होता था, बिजूरा होता था, चकोतरा होता था। तब लगा कि भाई ये एक तरह का सोर्स ऑफ इकोनॉमी हो सकता है। और ऐसे ही कुछ कहानी विशेश्वरी देवी, भुवना देवी इन्होंने शुरू किया, जो अभी जिनकी लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट है, एक महिला ने 17-18 लाख रुपए तक का बिजनेस किया है। मतलब उस हमने क्या किया कि एक लोगों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के बाद, स्किल अपग्रेडेशन करने के बाद उनको छोड़ दिया कि आप अपने आप ग्रो करें। जैसे होता है ना, एक बड़ा बरगद के नीचे दूसरा और कोई किसी को उगने नहीं देता, वो उस तरह का हमारा कोई अप्रोच थी नहीं। मेरा सवाल मैठानी जी से तो नहीं है, मेरा सवाल नहीं, एक सजेशन है अजय डबराल जी के लिए कि जैसे जेपी मैठानी जी ने बोला, मैं भी उसी दौर से पढ़ा गुजरा हूँ कि गोपेश्वर में पढ़ा तो सर कक्षा 1 से लेकर 8 तक मेरे पास एक सब्जेक्ट था जिसका नाम है कृषि। आज हमारी पेरेंटल लैंड हरियाणा में है, मैंने भी वहां पे कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी जिसमें पॉपुलर भी था, मल्टी चीजें थी। तो क्या है कि वो बेसिक एजुकेशन जो मुझे मिली थी 1st to 8th तक की, कलम बनाना कई लोगों को, बच्चों को मैं सिखाता हूँ, हमारे घर में माली भी आता है, मैं उससे बोलता हूँ तुझे कलम नहीं बनानी, तो कहाँ सीखी थी 1st to 8th में। वो ग्रोइंग एज है, अगर वही दोबारा चीज पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए, एक सुझाव है कि सरकार को अगर आप कह पाएंगे तो ये बहुत ही एक फ्रूटफुल चीज रहेगी उत्तराखंड के लिए। सर बहुत अच्छा विषय था आपका, अच्छा सवाल था। मैं भी कृषि विज्ञान का छात्र रहा हूँ 6 से 8 तक। तो फिर वही है कि अगर उसके साथ जो है ये निश्चित तौर पे आज मंच के माध्यम से या अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू इस बात को जरूर पहुंचाया जाएगा कि कृषि के साथ कृषि विपणन कैसे हो, इस पे ध्यान दिया जाए। मैं जरा एक क्यूरियोसिटी थी ये समझने में कि ये रेप्लिकेट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ महिलाएं इतनी अच्छी, आपने बताया 11 लाख रुपए कितने के करीब आपने कहा आए, 11-15 लाख रुपए करीब आए कर पा रही हैं, तो ऐसे मॉडल को तो फैलना चाहिए था। तो क्या रुकावटें रही तकनीकी या दूसरी कि ये रेप्लिकेट नहीं हुआ ज्यादा? सर मुझे लगता है कि जो सीखने सिखाने की जो परंपरा है ना, हमने करीबन करीबन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में 750-800 महिलाओं को ट्रेनिंग दी, लेकिन 750-800 महिलाओं में से सिर्फ 78 महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने कम से कम, जिनमें कुछ युवतियां भी थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनमें से 22 महिलाओं ने ही फल संरक्षण को अपनी आजीविका के रूप में कन्वर्ट किया। तो मुझे लगता है उस महिला के आसपास का जो सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम है या उसकी अपनी पारिवारिक क्या आवश्यकताएं हैं, तो वो उसको मोटिवेट करती हैं कि तू ये काम कर, मतलब इससे तेरे को फायदा होगा। वरना सीखते तो बहुत सारे लोग हैं। हमारे यहाँ से कुछ बेटियों की शादी हुई, जैसे रश्मि एक शाह है, तो वो बागेश्वर में जाके जूस, जैम, जेली, चटनी, अचार का काम करती है, लेकिन उसी के साथ की एक हल्द्वानी आई, वो उस काम को नहीं करती। मतलब तो मुझे लगता है कि जो किसी भी तकनीकी शिक्षा को प्राप्त करना और फिर उससे आधारित स्वरोजगार को खुद अपनाने की जो जीवटता है, जो ताकत है, वो इंडिविजुअल की कैपेसिटी में रहती है शायद। और कई लोगों ने तो सिर्फ हमसे सर्टिफिकेट लिया कि प्रमाण पत्र ले लिया। CFTRI मैसूर के कोलैबोरेशन से जो ट्रेनिंग हुई थी, उन्होंने कहा कि उद्यान विभाग में दिखाने ले चाणु छे और यो कर्ज अभी लूण छे। और वो अब तो प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग एक योजना है, उसमें भी कई लोग अब 2007-8 वाले भी प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये हर एक इंडिविजुअल के भीतर की बात हो सकती है कि वो उसको किस तरह से अपने स्वरोजगार में कन्वर्ट करते हैं। जयंत कटारी जी का ही माल्टा आ रखा है आजकल, आज और कल उनको उपलब्ध रहेगा। अंततः उनका माल्टा हम तक पहुंचा और वो नाराज होते थे, हर साल कहते थे यार ये नहीं हो रहा, हो नहीं रहा। तो हम जब भी उनसे कहते थे आप उसे भेजो, चलो हम कोशिश करते हैं, वो भेजते नहीं थे। तो हमने उनसे बोला कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, या तो अब नाराज होना पड़ेगा या काम करना पड़ेगा। हालांकि वो करते होंगे, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि उनके गुस्से का कंस्ट्रक्टिव पार्ट, जो आपने उसको बोला कि आप चुपचाप एक काम कर रहे थे, वो उस गुस्से को जाहिर कर रहे थे। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मुझे जो महसूस ही, मैं इसमें आपका पक्ष जानना चाहूंगा कि हमारी इस बार की जर्नी 12 टन माल्टी के लिए, उसमें हमको एक छोटी सी बात केवल इतनी समझ में आई, और हमने ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एफर्ट डाला, हम रैंडम गए। तो हमको लगा कि अगर हमारे छोटे से एफर्ट से आ सकता है, तो अगर कुछ किसानों ने सीरियसली एफर्ट भी किया होता तो कुछ रास्ते खुल सकते थे। आपको लगता है कि जो किसानों के पार्ट पर भी एफर्ट की कमी थी, इनोवेशन की कमी थी, सरकार को तो हम आसानी से दोष दे ही सकते हैं, वो तो एक पार्टी है ही हमारी, क्या वहां के पार्ट में भी कमी रही? हमने इस जो मार्केट का स्किल, सड़क पर आना, यात्रा रूट पे ला करके अपना सामान रख देना, अभी भी इतना माल्टा आता है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि यात्रा रूट में फल दिखाई दे, बहुत कम होता है। तो उसमें इतना तो कोई भी एफर्ट कर ही सकता था, वो वहां तक ला सकता था उसको। क्या इसको लेकर आपको लगता है कि उनके पार्ट पे कमी है, लोगों के इनिशिएटिव पे कमी है? मुझे लगता है कि जो
संतरा प्रजाति के जो फलों से संबंधित जो इकोनॉमिक्स है ना, ये वो नहीं है, मतलब होलसेल वही एक्टिविटी नहीं है। अब एक किसान 50 तरह के काम कर रहा है, वो मनरेगा की दिहाड़ी भी कर रहा है, वो यात्रा सीजन में फूल और प्रसाद भी बेच रहा है। जैसे नरेंद्र कंडारी है, नरेंद्र कंडारी का जो माल्टा का सीजन है नवंबर लास्ट से लेकर फरवरी तक, वो 3-4 महीने का रोजगार है। अगर उसका घर सिर्फ माल्टा या सिट्रस से चल रहा होता तो वो ऑल पॉसिबल एफर्ट डालता उसमें कि एक फल भी वो बर्बाद नहीं होने देता, है ना। जैसे हम कहीं भी कोई चीज देखते हैं, जब गांव में जाते हैं तो हम हमारा ध्यान सिर्फ सड़े हुए फल पे नहीं जाता, उस सड़े हुए फल के अंदर बीज है कि नहीं, हम उस हमारा ध्यान उस पर रहता है। तो हमको लगता है दूसरा बोल रहा है सोड़ियों से कीड़ा पड़ा, तो हम तब भी उससे बीज निकाल लेते हैं अगर वो हमारी जरूरत है। तो मुझे ये लगता है कि जो इंडिविजुअल फार्मर पहाड़ में है वो एक ही एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो बहुत सारी अलग अलग गतिविधियां कर रहा है, जिससे अगर उसको किसी एक्टिविटी को करने में पुश नहीं मिल रहा या सपोर्ट नहीं मिल रहा तो वो बैकफुट पे आ जाता, बोलते छोड़ा जी फुकर रोन दो। अब जैसे उसको नरेंद्र कंडारी को पवन है यहाँ पे, पिछले 7-8 दिन से मैंने उसको कहा भाई खबरदार तूने कोई मैसेज किया तो सीधा माल्टा भेज, और फिर अगर नहीं बिकता तब बता। अब तेरे से कोई 50 किलो माल्टा मंगवा रहा, तू कह रहा जी 50 किलो का नहीं भेजो, और जब 500 किलो मंगवा रहा तब भी तो बोल रहा लेबर नहीं मिलनी। तो भाई कहीं कुछ तो अपनी तरफ से तो एफर्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है जब किसान की आमदनी उसके द्वारा उत्पादित फसल और फल पे ही केंद्रित होगी तो वो सारे प्रयास करेगा कि वो उसको बाजार तक पहुंचाए, और उसका पैसा वो फिर उसको तरीके से खर्च करेगा। अब आज इस साल फायदा होगा तो हो सकता है अगले साल 2 मुट्ठी एनपीके भी डालेगा उसके जड़ों में, 19-19-19, उसे लगेगा भाई इस साल 25 किलो माल्टा हुआ था, अगले साल 50 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो इंडिविजुअल को जो सोर्स ऑफ इकोनॉमी अगर एक ही होगी ना तो उसको शिद्दत से करेगा, और उसके बाद 50 काम है वो बोल रहा नहीं हूँ चलो कोई बात नहीं, अब बाकी चीज कर एटीएम प्रोफेशनल हूँ, एक्स अमेजॉन। मैं एक मार्केटिंग की टैगलाइन है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो मैं अपनी कॉर्पोरेट की जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग अपना एज अ मोड ऑफ इनकम लेके करीब इस वक्त 5 उत्तराखंड बेस्ड ब्रांड के साथ उनका ई कॉमर्स इनेबलमेंट जो है उसका प्रयास कर रहा हूँ। तो मेरी अप्रोच हमेशा ये रही है, टॉप डाउन अप्रोच होती है मार्केटिंग की, जिसमें आप मतलब ई कॉमर्स इज़ द वे ऑफ द फ्यूचर, जिसमें हम लोग एक सप्लाई की जो डिमांड है वो क्रिएट करते हैं, बेसिकली एक ब्रांड नेम क्रिएट करके उसको पॉपुलराइज करके, और फिर उसके बाद से उसकी जो सप्लाई होती है, जैसे अगर हम माल्टे की बात करें तो मैं एग्जांपल देता हूँ, वहाँ टेबल पे एक माल्टा पील का हैंड वॉश पड़ा हुआ है, माल्टा पील, माल्टा अल्बीडो, ये मैंने सेल्फ रिसर्च करके निकाला कि इसमें इतना पोटेंशियल है जो कि माल्टा फ्रूट से भी ज़्यादा उसमें पोटेंशियल है। इससे फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश, बॉडी वॉश, सोप, डाइजेस्टिव टैबलेट्स, न्यूट्रासूटिकल्स, ये सब क्रिएट की जा सकती हैं। तो मेरा टारगेट अभी इस वक्त ये है, जो कि मैं सोच रहा हूँ कि अगले आने वाले 2 से 3 वर्षों में अचीव करने का प्रयास है कि इस चीज़ की ब्रांडिंग की जाए, ना सिर्फ माल्टा या फ्रूट या मतलब एनसीआर में फल भिजवा के, बल्कि इन माध्यम से प्रोसेसिंग के इनोवेशन के माध्यम से इसकी डिमांड क्रिएट की जाए, जिसको हम आगे चल के ग्रास रूट लेवल पे फार्मिंग और बाकी प्रैक्टिसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रश्न मेरा यही, पहले मैंने भूमिका बता दी, प्रश्न मेरा यही है कि क्या ऐसा कोई प्रयास या इससे मिलता जुलता कोई प्रयास कोई यहाँ पे भी चल रहा है। मैं अपनी सेवाएं वॉलंटरी तरीके से देता हूँ बिना किसी चार्जेस लिए, क्योंकि मेरी आय का माध्यम मेरी दूसरी स्किल है जिसको मैं अपने तौर पे कर लेता हूँ। तो यदि ऐसा कोई प्रयास चल रहा है तो मैं अपनी सेवाएं और अपना जो ज्ञान है उसको ज़रूर प्रदान करना चाहूँगा। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है माल्टा पील हैंड वॉश। हमने इसी वाले जो माल्टा का महोत्सव हुआ था उसमें एक पल्पी माल्टा, एक पल्पी ऑरेंज आप सबने सुना होगा, वैसे ही एक पल्पी माल्टा भी लॉन्च किया था, प्रयास किया था हल्का सा, माइल्ड सक्सेस, उतना ज़्यादा मतलब उसका टेस्ट नहीं रहा, बिकॉज उसको एक हाई प्रेशर पास्चराइजेशन टेक्निक होती है, वो चाहिए होता है, विच इज़ समवट कॉस्टली। हाउएवर मतलब हमने थोड़ा बहुत इस मतलब एक कदम उस ओर चल पड़े थे। उसके अलावा माल्टा का सोप भी हमने क्रिएट किया था, माल्टा की डाइजेस्टिव जो कैंडीज होती हैं वो भी हमने बनाई थी, और एक माल्टा का मार्मलेट भी बनाया था। तो क्या ऐसा कोई प्रयास, ऐसा कोई संस्था कुछ कर रही है तो मैं ज़रूर इच्छुक हूँगा उस चीज़ में अपना जो भी प्रयास, अपना अपना जो भी कंट्रीब्यूशन है वो दे सकूँ। देखो, जब हम निम्न वर्गीय परिवार की बात करते हैं तो उसमें जितना हमारा मतलब कंज्यूम करने वाला वो है, उससे मतलब 60-40 का रेशियो बेसिकली हम मानते हैं कि 60% आपका कंज्यूम करने वाला पार्ट है और 40% आपका वेस्ट है, जबकि वो वेस्ट को हम वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा डिमांड इसी की है कि अगर आप वेस्ट को वैल्यू में कन्वर्ट कर सको। और सिट्रस
या पूरा मतलब माल्टा कह लो, नींबू कह लो, या जो अन्य सिट्रस उत्पाद हैं, उससे बहुत अच्छे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपके बनाए जा सकते हैं। इवन हमने भी अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे और मतलब रिसर्च लेवल पे उसको ट्राई किया। अगर जो बड़ा गलगल होता है, उसका छिलका थोड़ा मोटा होता है। अगर आप थोड़ा-सा इसकी वो समझें, तो जो पूरा माल्टा होता है, वो बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक आपका फ्लेविडो होता है बाहर का, जिसमें आपके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। उसके बाद आपका एल्बिडो होता है, जो आपका थोड़ा थिकर पोर्शन होता है। उसके बाद रैक्स होते हैं, फिर उसके बाद आपका जूस सेक आता है और फिर आपके सीड आते हैं। अगर आप जूस हटा लो, तो कम से कम 60-40, जो मैं कह रहा हूँ, जूस 60% और 40% आपका वेस्ट। और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो हमारा वेस्ट है, उसको वैल्यू में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। चाहे उसको आप कंपोस्ट के रूप में यूज़ करो, चाहे आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने के यूज़ में उपयोग करो, और गलगल जो मैं कह रहा हूँ, उसकी आप अगर थिकर पोर्शन यूज़ करो तो उसकी कैंडी भी बना सकते हो आप। तो इस तरीके से ये मतलब करना चाहिए, और हम भी प्रयास कर रहे हैं, आप भी प्रयास करिए। आज जो ये माल्टा महोत्सव है, या सिट्रस फ्रूट्स को हम जो ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने स्थानीय उत्पाद को एक पहचान दिला सकें। क्योंकि सिट्रस ग्रुप जो है, ये एक फल नहीं, एक प्रकार से हमारी संस्कृति की धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, और इसको कहीं ना कहीं हमें संजोए रखने की जरूरत है। अभी मैठाणी जी ने भी बात करी। आज काश्तकार कहीं ना कहीं निराश और हताश हो रहा है, और खेती से धीरे धीरे वो क्या है, विमुखता आ रही है। उसका कारण क्या है? सबसे पहले तो हमें कारण जानने की जरूरत है, तभी हम उसका निवारण कर सकते हैं। क्यों हमारे स्थानीय फल को एक प्रकार से बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया? और सेब, कीवी, ड्रैगन, आज आप देखेंगे स्टेट में से एप्पल मिशन है, कीवी मिशन है, और अब ड्रैगन फ्रूट मिशन भी आ गया है। यहाँ पे मिशन मोड में सिर्फ अच्छी गुणवत्ता युक्त पौध लाना नहीं है। अगर आप सेब और कीवी की बात करेंगे, तो वहां पर एक बहुत बड़ा गेम है। हम उसके साथ साथ एक पूरी टेक्नोलॉजी लेके चलते हैं, क्योंकि पौधे की उतनी कीमत नहीं है जिससे ज्यादा उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर लगता है, जो ट्रेनिंग सिस्टम हम लोग उस पर फॉलो करते हैं, उससे ज्यादा कीमत उसकी होती है। आपने देखा होगा, आजकल सेब को आम बागवानी की तरह नहीं लगाते हैं कि आपने पेड़ लगा दिया, आपको पहले उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सेट करना पड़ता है। कीवी की जब हम बागवानी करते हैं, तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे काफी आपकी कॉस्टिंग आ जाती है। वहीं जो हमारा स्थानीय फल है, या जो हमारी संस्कृति से रचा बसा फल है, इसको बहुत ज्यादा इतने इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं होती। दुर्भाग्य कहिए, चाहे ये सिर्फ मैं सिट्रस की बात नहीं कहूंगा, ऐसे ही हमारा मंडवा झंगोरा, वो क्यों पिटा? क्यों? क्योंकि उसका बाजार में समय से उसमें दाम नहीं मिल पाया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसान को क्या मिलता है? एमएसपी। क्या मिलता है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या हिंदी में कह लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब मार्केट को क्या मिलता है? एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब जितनी ज्यादा कीमत में बेच सकते हो बेच लो। डॉक्टर साहब, आपने जो बात बोली ना, भी प्रोसेसिंग में भी टीएसएस होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोसेसिंग में लोग काम करते हैं, वो तो अर्ली ऐसे स्टेज में माल्टा फल ले आते हैं कि जिसमें उसका टीएसएस बहुत कम होता है। तो टीएसएस के अलावा उसमें जो और भी जो न्यूट्रिशन वगैरह रहते हैं, वो भी शायद उसमें डेवलप नहीं होते हैं। तो इसमें भी मुझे लगता है कि भी कुछ काम होना चाहिए कि भी एक स्टेज में लोग तोड़ें इसको। ये जो टीएसएस वाला मामला, ये आपके यहाँ से भी है, मंडी से भी है। हम ये देख रहे हैं कि मंडी में भी बहुत सारे जो फल रहते हैं, जैसे सेब देखा होगा आपने, कच्चा लोग तोड़ देते हैं। तो इसमें एक नियम बनना चाहिए कि इसका कम से कम, जैसे सेब का टीएसएस मान लीजिए 12-13 होना चाहिए, तो 10 से कम टीएसएस हम लोग मंडी में नहीं लेंगे। हम लोगों के अंदर एक आदत रहती है कि भी मंडी भाव ठीक चल रहा है, तोड़ ताड़ के। प्रश्न ये है, जानकारी के लिए आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि माल्टा जो है वो हमारी संस्कृति से जुड़ा है। मैं सभी सुधी जो यहाँ पर बैठे हैं, सुधीजन, और विशेषतः आपसे ये थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा कि ट्रेडिशनली हमारे यहाँ दोनों रीजन्स में, गढ़वाल और कुमायूं में, बेस्ट माल्टा या ऑरेंज की ब्रेड कौन सी रही, और उसका जो ट्रेडिशनल स्टेटस था वो क्या था और आज क्या है? जैसे मैं छोटी सी जानकारी अपनी बता सकता हूँ कि अपनी एक पट्टी जो नागपुर गौचर के पार जो है, वो मेरा, चूंकि मैं टूरिज्म से रहा या दसोली ग्राम स्वराज्य संघ के उसमें रहा कार्यक्रमों में जब था स्टूडेंट, तो मुझे ऐसा लगता था कि जब गौचर से हम उसको देखते थे नदी पार, तो ऐसा लगता था कि पूरे इलाके में जैसे किसी चितेरे ने, किसी आर्टिस्ट ने दूर दूर कुछ पेंटिंग बना दी हो। ऐसे फल, मैं ये 80s की बात कर रहा हूँ, मतलब छोटा सा अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो क्या, जैसे मेरे हिसाब से नागपुर में काफी बहुत वो था, और नागपुर को हम कोरिलेट करें, 2 मिनट में, नागपुर को कोरिलेट करें, तो संभवतः यार नागपुर में भी वही लोग आए होंगे जो महाराष्ट्र के नागपुर में कहीं हैं। ऐसी अपनी पट्टी एक अजमेर है पौड़ी में, तो आज भी एक शब्द आता है, मैं उसको थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं आप, अदरवाइज ना लीजिए। भाऊ कहते हैं,
अब भाऊ महाराष्ट्र में बड़े भाई को कहते हैं, हमारे अजमेर में भाऊ बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ कुछ कोरिलेशंस हैं क्या? कुछ आपने ऐसे हिस्टोरिकल रूट्स में कहीं ऐसा रिसर्च वगैरह में कहीं आया? और अगर आया है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज इसको थोड़ा सा मैं ये चाहूंगा कि इसको आगे बढ़ाइए। 2 रीजन जरूर बताइएगा ट्रेडिशनली जो बहुत रिच रहे, जो आपकी हिस्ट्री या रिसर्च में आपके पास आए। ओके, थैंक यू। मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे बड़ा लैकिंग पॉइंट वो माल्टा महोत्सव का यही रह गया कि हम ये एग्जामिन नहीं कर पाए कि कौन से जनपद का, कौन से एरिया का माल्टा सबसे बेस्ट है। वो होना चाहिए था। वो तब होता जब वहां पे एग्जीबिशन लगता, पूरा पैनलिस्ट जाता, बकायदा टेस्ट करता, और उसके बाद, क्योंकि देखो जब हम चेक करते हैं तो उसके बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ठीक है, उसमें आपका टेक्सचर भी आता है, कलर भी आता है, आपका उसका जूस कंटेंट भी आता है, स्वीटनेस आती है, बहुत सारे पैरामीटर है। सिर्फ एक पैरामीटर के बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये मतलब माल्टा बेस्ट है। अभी तक जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पौड़ी में जो थैली सैंड का जो माल्टा है, वो आपका टीएसएस वाइज भी, कलर वाइज भी अभी तक मेरे को जो लगा है सबसे बेस्ट लगा है। अभी मतलब इस पे भी काम करने की जरूरत है। और मैंने तो पूरा अपना, जो मेरी एक शोध विद्यार्थी थी, उसका एक मतलब रिसर्च प्रपोजल ही ये रखा था पीएचडी का, कि जो डिफरेंट एल्टीट्यूडनल लेवल पे जो उसके फिजिको केमिकल कैरेक्टर्स होते हैं उस पे क्या इंपैक्ट आता है। तो होपफुली मतलब नेक्स्ट उसमें, क्योंकि उसका फिनिशिंग मोड में है और वो पब्लिश डॉक्यूमेंट होने वाला है, तो आपको निश्चित तौर पर मैं ये बता पाऊंगा कि कौन से एल्टीट्यूडनल रेंज का, कौन सी पर्टिकुलर लोकेशन का आपका माल्टा हर एक एंगल से, साइज के एंगल से भी और फिजिको केमिकल कैरेक्टर के एंगल से बेस्ट है। भी बताऊं तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने एक रिसर्च की थी। उन्होंने कहा कि ये संतरे को जल्दी क्यों तोड़ रहे हैं, माल्टे को, और बाजार में बेच देते हैं। उसका कारण ये है कि यात्रा सीजन में बहुत सारे लोग फ्रेश जूस पीना चाहते हैं और मौसम भी वहां मिलती नहीं, तो इसलिए यह है कि नजदीक का माल्टा लोग जल्दी तोड़ देते हैं और वो बाजार में अच्छे मूल्य पे बिक जाता है उसका। और दूसरा, किसान को ये खतरा नहीं रहता है कि बांदर, गोणी, लंगूर तेवड़े नुकसान पहुंचे। ऐसा भी लगता है। ड्राइड माल्टा की भी बहुत बड़ी मार्केट है आजकल, लगभग सभी उसको पाउडर भी बना लेते हैं। क्योंकि हाँ, आप लोग एजुकेशन अपने माध्यम से क्योंकि काफी करते रहते हैं, कहाँ हरेला में पौध लगाने थे, आप लोग माल्टा में आ गए, आपको बधाई हो। तो आपके थ्रू ही चाहूंगा कि छोटी छोटी ऐसी कोई नॉलेज अगर उनके पास चली जाए। यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है ड्राइड माल्टा के लिए, और मैं भी काफी टाइम से उस पर लगा हुआ था कि मैं किसी और प्लांट के लिए सोच रहा था ड्राइड करने के लिए, मोरिंगा के लिए। पर ये वाली नॉलेज अब माल्टा के बारे में जरा पढ़ लूंगा, इसके बारे में रिसर्च करेंगे। लेकिन एडवाइजरी है कि अगर आप देखेंगे उसमें तो काफी कुछ दिया गया उसमें, उसकी मार्केट भी बहुत बड़ी। सर मेरा सवाल ये है कि वैसे आपने थोड़ा जवाब दे दिया इस बारे में, लेकिन मेरी फिर भी मैं एक जानकारी चाहूंगी कि 2 साल पहले हमने माल्टा लिया था तो बहुत मीठा था, और इस बार जो आया वो थोड़ा खट्टा है। नहीं, तो मेरा मतलब यही कि हमें अगर ऐसे पता चल जाए कि किस तरफ का मीठा है, ऐसा भी कुछ है कि मीठा जो होता है वो उसका सीरम फैला दे ज्यादा। क्योंकि जो मेरे बच्चे थे वो नहीं खा रहे, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि हम लोग माल्टा ला रहे हैं, हमारे बच्चे ही नहीं खा रहे हैं। तो ऐसा कोई ऐसा तो होगा कि किसी एक जगह पे ज्यादा मीठा होता होगा। निश्चित तौर पर मतलब इसकी सवाल का जवाब भी मिल जाता कि देहरादून में इस चीज को भी किया होता। जैसे वहां सारे जिलों के स्टॉल लगे हुए थे, 13 जिलों का रिप्रेजेंटेशन था वहां पे, तो वो 13 जिलों के रिप्रेजेंटेशन में से ही अगर एक एक सैंपल भी अगर हम टेस्ट कर लेते तो हमें थोड़ा एक आइडिया आ जाता है कि भाई कौन से, वैसे तो मोरलेस मुझे लगता नहीं कि आता, पर कहीं ना कहीं आपको वेरिएशन मिल जाता है। मैंने तो व्यक्तिगत काश्तकारों के मतलब वहां जाके देखा है, और देखो हमें तो हर किसान को प्रमोट करना है। अगर मैं बोल दूंगा कि भाई वो रीजन स्पेसिफिक का वो माल्टा हुआ है तो गलत है। तो हमें आज की डेट में देखो माल्टे को बहुत हद तक मतलब बिल्कुल वो नेगलेक्ट कर दिया गया है, तो उन किसानों को हताशा ना हो, सबसे पहले तो उनको प्रमोट करना है। जैसा भी माल्टा मिल रहा है उसको लो अभी फिलहाल। दूसरा दीदी, एक बात मेरा ये था कि कई बार उस वर्ष होने वाली वर्षा, तापमान, ह्यूमिडिटी, इनकी वजह से भी टेस्ट पे फर्क पड़ता है। मतलब कितनी बारिश हुई, टाइम पे हुई, नहीं हुई, तो मौसम भी एक बहुत बड़ा कारक है किसी भी फल के, प्लांट का एज, और मौसम परिवर्तन भी एक कारक है। ये पॉइंट आया बहुत महत्वपूर्ण कि अगर किसान को मूल्य मिलता है या उसका परिवार उससे चलता है तो उसके लिए कुछ भी करेगा, बिल्कुल स्वाभाविक है। अब इस परिप्रेक्ष्य में मेरा सवाल ये है कि डॉक्टर बिस साहब से जो जानकार है इस विषय के, कि यहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियों में माल्टा हो रहा है, काफी शुद्धता उसकी वैसे ही प्रमाणित है। अब इसको फॉर्मल और यानी सर्टिफिकेशन देने में क्या बाधाएं हैं? यदि ऐसा हो सके तो वैल्यू एडिशन तो अपने आप हो जाएगा मेरे ख्याल। यदि ये हो गया, किसानों के पास सर्टिफिकेशन आ गया, तो उससे वैल्यू, जब दाम उन्हें अच्छे मिलेंगे तो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व होने आसान रहेगा। एक पॉइंट ये है। दूसरा, इसी से संबंधित ये जो अभी आप ही ने जिक्र किया था कि सिट्रस वर्ग के फलों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी बहुत जरूरत होती है, तो पहाड़ में जो उपलब्ध सोर्सेज हैं, जैसे गोबर की बात है, पशुपालन में गोबर की, और जो नए नए आपने कहा उनमें बीमारियां वगैरह आ रही हैं, उनमें जो संभावनाएं उपलब्ध
वनस्पति वगैरह में हो सकती हैं इनको कंट्रोल करने की, क्या उनके ऊपर, क्यों मैं इन पॉइंट को इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि वो लोकल संसाधन होंगे, वो किसान की पहुंच में होंगे, वो सस्ते होंगे, और पहाड़ के किसान की इकोनॉमी हम लोग जानते हैं कि बहुत एक सर्टेन लोअर लेवल की है। तो इन चीजों को दृष्टिगत रखते हुए क्या संभावनाएं हैं, प्लीज। सबसे पहली बात तो यह है, आपने बहुत अच्छा किया कि उसको एक सर्टिफिकेशन की जरूरत है। अभी खास बात यह है कि बाय डिफॉल्ट हम लोग अभी क्या है, जैविक है। बाय डिफॉल्ट कहूंगा मैं, डिफॉल्ट इसलिए कहूंगा कि हम जो अभी काश्तकार कर रहे हैं वो कोई भी रासायनिक दवाइयों का भी इस्तेमाल कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बाग की फॉर्म में तो है ही नहीं। ठीक है, सभी घरों में 2-2 4-4 पौधे लगे हुए, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग अभी ऑर्गेनिक, बस ये है कि मार्केट में भी आपका टैग चाहिए। वही अगर आपका जैविक भी है तो उसके पीछे आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये जैविक है। उसके लिए क्या है, वो डॉक्यूमेंट बेस्ड मतलब प्रोसेस होती है, उसका बकायदा आपका फीस चार्ज होती है, तब जाके अगर क्लस्टर बेस्ड है तब तो है ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको इसको अलग से सर्टिफिकेशन के लिए इसके आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। इस चक्कर में भी क्या है कि हमारा जो अभी उत्पाद है उसको उतना दाम नहीं मिल पा रहा है, जबकि मार्केट में जैविक उत्पाद के तो बहुत अच्छे खासे दाम है। भाई अगर दो चीजें सामने रखी हुई है तो आप मतलब उसको फिजिकली तौर पे ये नहीं कह सकते ये जैविक है या आपका क्या है इनऑर्गेनिक है। उसके पास जब तक टैग नहीं लगा होगा, टैग के बेसिस पे ही उसको मतलब वो मिलता है। और ये एक दिक्कत है कि जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो बहुत मतलब स्लो है, उस पर थोड़ा सा काम करें। दूसरा बात आई न्यूट्रिएंट की, तो मैंने कहा नहीं कि अभी तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं न्यूट्रिशन पे, तो हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या, हम उस फसल को खुद ही कुछ नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन हम उस फसल की महत्ता को समझेंगे तब जाके हम उस पर क्या करेंगे, न्यूट्रिशन भी देंगे। मैंने कहा ना मैक्रो के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी, अगर आप देखेंगे कि मतलब नोटिस करना उस पर कि आपको कई तरीके के लक्षण दिखाई देंगे। कहीं आपको पूरा पत्ता पीला मिलेगा, कहीं आपको सिर्फ वेन्स पीली मिलेंगी, कहीं पे धब्बे धब्बे में पीले होंगे। तो वो हर न्यूट्रिएंट के अलग अलग लक्षण होते हैं। हम लोग ये सोच के चलते हैं कि भाई कुछ नहीं है, ये हो सकता है पानी बारिश नहीं हो रही इसलिए पीला पड़ गया, या बहुत ज्यादा धूप हो रही है इसलिए पीला पड़ गया, जबकि साइंस में हर मतलब जो न्यूट्रिएंट की कमी के अपने लक्षण है। दूसरा, बीमारियों का प्रकोप बहुत ज्यादा है, और जैविक मोड में इतने ज्यादा अभी मतलब जो दवाइयां उपलब्ध नहीं है, बहुत फैक्ट कहूंगा मैं, और जो है भी वो डाउटफुल है। मैं बहुत क्लियर कट कहूंगा कि जो जैविक उत्पाद के नाम पे जो दवाइयां आ रही हैं वो थोड़ा सा डाउटफुल है। क्योंकि जैसे सपोज आपका जो ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास या आपका जो बैसिलस आता है, ये आपके एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और इनकी जो लाइफ होती है, चाहे वो पाउडर फॉर्म हो चाहे लिक्विड फॉर्म है, आपका 3 से 6 महीने तक। अगर पाउडर फॉर्म में है तो 6 महीने, अगर ज्यादा से ज्यादा फिर 8 महीने। और जो विभागीय प्रोसेस है उसमें आप जानते हैं कि कम से कम खरीद में ही आपका साल भर वैसे लग जाता है। फिर कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो, फिर इनको रखने का भी तरीका क्या होता है कि स्टोर करने का तरीका, घर में इनको कूल प्लेस में रखा जाता है। और जब वहां देखना, और किसान डाल भी नहीं रहा है। हकीकत बात तो यह है कि जो विभागों ने दिया भी है योजना के तहत, सब साइड रखा हुआ है, डालता कोई नहीं है। ये फैक्ट है, ये मैं आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी बता रहा हूँ। अगर आप कहीं भी चल जाओगे तो उन्होंने साइड रखा हुआ है जो जैव, क्योंकि उसको डिटेल नहीं बताई जा रही ना कि इसको यूज कैसे करना है। समय कम, समय क्योंकि थोड़ा ज्यादा खींच गया, और विषय ही ऐसा था। और अच्छा भी बात है कि माल्टे पे अच्छी बातें हो रही हैं, नए नए उत्सुकताएं, नए नए क्वेरीज जागृत हो रही हैं। तो थोड़ा मैं विषय पे ही बात करूंगा। सर्वप्रथम तो देखो, सब अच्छी बात हो गई, डॉक्टर बिश ने बहुत अच्छी टेक्निक बता दी। जगदम्बा जो हमारे जो प्राकृतिक वैज्ञानिक भी हैं, शुरू से ही 94 में जब हम लोग साथ पे थे कॉलेज में, हम लोग तो सरकारी नौकरी की तरफ आने लगे, और उन्होंने तब से सुन के मैं अपना ही करूंगा। तो ये आज उसी की परिणति है कि वो आज इतने एक सफल प्रयोगधर्मी है। तो मैं केवल जो है माल्टे को लेके क्या मार्केटिंग में दिक्कतें हैं माल्टे, और उसके क्या हमारे सुझाव हो सकते हैं, उस पर ही बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आज जो हमारा माल्टा है ना, उसका जो कंपटीशन है वो सबसे पहले था कीनू से था, सॉरी पहले संतरे से था। संतरे के बाद जो अभी हमारे पास 20-25 साल पहले एक फसल आई कीनू, 2 चीजों से इसका बड़ा कंपटीशन है माल्टे का। आम आज मंडी में भी कोई लेने जाता है तो कहता है भाई वो पहले तो संतरा का लेने के जो लोग हैं, आज भी मेरे जो परिचित कहते हैं भाई अच्छा संतरा आए और बताना, जो संतरा के टेस्टी हैं तो संतरा ही खाएंगे। फिर अब कीनू खाने लगे, थोड़ा उससे सस्ता भी है। माल्टे के साथ जैसे चैलेंजेस काफी हैं, साइज का फर्क है और बहुत ज्यादा, और बहुत डॉक्टर साहब ने जो कहा तो उन्होंने मेरी बात को ही कह दिया। कीनू और माल्टे को आप पील ऑफ करके तुरंत खा सकते हैं। माल्टे के लिए आपको धूप भी होनी चाहिए, चाकू भी होना चाहिए, अच्छा नमक भी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी टेस्ट उसका ज्यादा अच्छा होता है। आज भी हम लोग, मेरे मित्र बैठे, हम लोग पिकनिक पे जाते हैं तो कहते हैं कि यार चलो थोड़ा फल ले चलते हैं, कीनू ले चलते हैं, माल्टा ले चलते हैं। हम अगर मैंने माल्टा बोलता हूँ, कह रहे हैं ऐसा लपोड़ मत पालो कि उसके लिए तुम्हें जो है चाकू भी ले जाना पड़े, नमक भी लेना। तो एक तो सबसे पहला चैलेंज हमें इन दो जो इसके नींबू वर्गीय जो फल हैं, इनके साथ माल्टे की अपनी एक अलग पहचान बनानी की। दूसरा जो सबसे बड़ा इसके साथ चैलेंजेस है पैकेजिंग की। अभी मैं एक पैकेजिंग की बात बताऊं, अभी सेब की बात हो रही थी, तो सेब अधिकतर आपका जो गंगा वैली का ये हर्सिल का सेब है, ये हमारी मंडी में नहीं आता है। ये कभी कभी ये सीधे साथ दिल्ली जाता है, दिल्ली के बाद ये वापस यहाँ आता है कई बार। यही हाल अब लीची का भी हो गया है। तो इस वर्ष क्योंकि
प्राकृतिक आपदा आ गई वहाँ पर, तो वहाँ पर जो दिल्ली से बड़े आड़ती व्यापारी थे वो नहीं उठाने आए, तो वहाँ से वहीं रह गया। तो कहीं कहीं सिस्टम ने कहा कि भाई आप इसको जो है मार्केटिंग के लिए देखिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने उसको प्रोक्यूर किया। तो उसके बाद भी वो काफी हुआ, तो उसके बाद भी कुछ लोग उस जो अच्छी पैकिंग उसको जो है कट्टों में हमारे यहाँ मंडी में जबरदस्ती ले आए। तो अब जो सेब की क्वालिटी वही है, लेकिन वो कट्टे में आने के बाद उसका बिल्कुल जो है रेट कम हो गया। जो उसको जो है समर्थन मूल्य 51 रुपए का था या 30 रुपए में लोग खरीदे थे, उसको 8 या 10, मेरे मित्र हैं इनके एक रिश्तेदार ले आए थे, तो बड़ी मुश्किल से उसको काशीपुर की एक प्रोसेसिंग यूनिट को देना पड़ा। सर जो बात है ना, जो आपने कहा ना पैकिंग, और जैसे होता क्या है कि हमारी क्रॉप साइकिल, अगर एप्पल की बात करता हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ खाली, जहाँ तक मेरी समझ है 20-25 दिन एडवांस है हिमाचल से हमारी क्रॉप साइकिल, लेकिन हम इसमें उलझे रहते हैं कि हमारे पास किसानों को देने के लिए कार्टन नहीं है, तो वो तब तक आते हैं जब तक हमारा वो जो एडवांटेज है वो खत्म हो जाता है। तो उसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं इस बार, क्या कुछ नीतिगत बदलाव कर रहे हैं उसमें? क्योंकि पिछले साल मतलब इस बार जो सीजन था उसमें ये बहुत इशू आया, अभी शायद वीरवान सर उस पर ज्यादा अच्छे से प्रकाश डालेंगे। दूसरा सर, जो जैसे माल्टा महोत्सव में हुआ ना सर, क्रेट नहीं थी, जो दिखता है वो बिकता है। आपने भी कहा कि कट्टों में लाते हैं, तो सर क्रेट में लाते हैं, वो डिस्प्ले करते हैं, हमने देखा कट्टों में रखे हुए थे वो। तो वो सोशल मीडिया पे, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर वो अच्छे से डिस्प्ले नहीं होगा तो उसको लोग शेयर नहीं करेंगे। और इस तरह के महोत्सव में ज्यादा लोग जाते हैं रील बनाने, और रील वायरल होंगी तो अपने आप ही वो माल्टा महोत्सव भी वायरल हो जाएगा। निश्चित तौर पर बड़ा वाजिब विषय आपने उठाया है। तो जो वही बात है कि जैसे तो वो हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के और मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम, जैसे मैंने कहा ना कि वो हमने सेब के लिए किया, ऐसे ही माल्टे के लिए भी ट्रे बने, क्या साइज की बने, क्या बने, हैंडी बने, 5 किलो की बने, 10 किलो की बने, तो उस पर प्रयास है, उसका समीक्षण हम देंगे जरूर। दूसरा, वीरवान जी का एक प्रश्न था ना कि वो उसके लिए वो होना चाहिए, कुछ पैरामीटर होना चाहिए, तो उसके लिए तो FSSAI होता है ना, वही डायरेक्टेड है हम लोग। उसके लिए हम लोग की मार्केटिंग, विपणन, वो टेक्निकल पार्ट आ गया है। उसके लिए खाद्य या भारत सरकार का खाद्य मिनिस्ट्री या स्टेट की जो फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उसकी गाइडलाइन आएंगी, तो निश्चित तौर पे करेंगे। बेहतर चीज तो कंज्यूमर तक पहुंचनी चाहिए और किस काश्तकार का भी अच्छा वो मिलना चाहिए। अलग अलग होती थी, तो गवर्नमेंट ने कहा ये गुलाब हमारा प्यारा वीक बच्चा है, हम इस वीक बच्चे का थोड़ा सा सहयोग करते हैं। कलेक्शन सेंटर गवर्नमेंट ने बनाए थे, तो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं 4-5 गांव के बाद गवर्नमेंट एक अभी स्टार्टिंग में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कि इसको माल्टे को कलेक्ट करते हैं, मंडी में लाने तक की भी जिम्मेदारी उनकी होती थी। वो वहां पे उनको एक स्लिप दे देते थे जो मिनिमम प्राइस की होती थी, विद इन 3 डेज उस समय भी उनके अकाउंट में वो पैसा चला जाता था। अगर आप कहोगे मिलोगे तो मैं वो पॉलिसी उनकी 1995 मुझे याद है, उस समय चंद्रबाबू नायडू ने फ्लोरिकल्चर में ये करा था, वहां से फूल उठाते थे, बाद में तो ये था कि वो डायरेक्ट यूरोप तक भेज देते थे फूलों को। तो ऐसा कुछ इस तरीके से माल्टे को वो करा जा सकता है मार्केट खरीद के लिए, मतलब दिस इज बेसिकली सर सजेशन नॉट क्वेश्चन, सो इट्स ओके। सर मेरा एक सबमिशन है, हमारे इंडिया में क्या है, एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए तो ग्रेडिंग सिस्टम है, पर डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। हमें जैसे जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसके लिए अपेटा की गाइडलाइन है, उसका ग्रेडिंग सिस्टम का फिक्स है, पर डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए भी हमें ग्रेडिंग सिस्टम मतलब एक बनाना चाहिए, तो वो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया रहेगा और मार्केट में अच्छा मतलब प्रोड्यूस उससे आएगा। तो माल्टे का वॉल्यूम ना, तो उसके लिए मैंने कहा जैसे कि हमारा ई-नाम प्लेटफॉर्म है, ई-नाम प्लेटफॉर्म में जरूरी नहीं कि फार्मर, अब तो मोबाइल ऐप भी आ गया, फार्मर अपने घर से भी बोली लगा सकता है, लेकिन थोड़ा वो भी चीजें भी प्रैक्टिस में है। तो उससे क्या है कि ई-नाम जो प्लेटफॉर्म है उससे हमारे क्रेता ज्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आपके हल्द्वानी के व्यापारी को ज्यादा अच्छा दाम लगे उसका, तो वो जब फार्मर की कंसेंट होगी तो ही बोली रुकेगी, मतलब किसान को हम क्रेता ज्यादा उपलब्ध करा रहे हैं। तो ठीक है, आपका वो भी अच्छा है, और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा है निश्चित तौर पे इसको भी आगे फॉरवर्ड किया जाएगा कि भाई घरेलू मार्केट में भी इसके जो उसके लिए गाइडलाइन तैयार हो। तभी अल्टीमेटली अगर हमें किसी चीज को, फलक को बड़ा करना है तो हमें सरकारों के पास जाना होता है, और इसी पहल के परिणाम स्वरूप हम सरकारों के पास गए। ये संयोग ही था, कृषि मंत्री भी, मुख्यमंत्री भी माल्टा वाली जगहों से आते थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये भावनात्मक इस तरह का एक पहलू था, उन्होंने हमारी बातों को स्वीकारा। संयोग बस डायरेक्टर जनरल हॉर्टिकल्चर माल्टा की फैन थी, वो भी काफी उससे प्रभावित थी, वो आइडिया कैच कर लिया गया। आगे जो भी धाद ने प्रयास किए उसके फलस्वरूप जो हम 13 डिस्ट्रिक्ट्स में माल्टा महोत्सव और यहाँ देहरादून में प्रदेश स्तर पर करवाने में सफल हुए, तो उसके लिए सबको बहुत बधाई, आप सब लोगों का उसमें सहयोग रहा है। ये टेक्निकल सेशन नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ से हम कुछ आगे कैरी करें। धाद जैसी संस्थाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसका एक रेजुलेशन हम लोगों को, मुझे लगता है एक रेजुलेशन, ये 2 दिन का जो हमारा प्रयास है, इसमें एक रेजुलेशन बनना चाहिए
कि हमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में हमको धात की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसके लिए हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, उस पे हमें बात करनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी जैसी संस्थाओं को, और धात ने उसमें पहल की है, धात को सरकार से मांग पत्र क्या होना चाहिए, वो हमको जो भी माल्टा पे पॉलिसी बने या कोई भी उस संबंध में जो भी पॉलिसी बने, कम से कम धात जैसी संस्थाओं का उसमें इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो वो हमारा होमवर्क जितना अच्छा होगा तभी हम उस बात को आगे कैरी कर पाएंगे। ये बहुत जल्दबाजी में हुआ, लेकिन जो भी हुआ, ये अगर हम संस्थाएं अपने लेवल पे ये कार्य करती तो ये अगले 5 वर्ष में हम यहाँ तक पहुंचने वाले थे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे धात का हम लोग अभी इसमें ऑनलाइन कुछ बातचीत चल रही थी, उसमें ये एक सुझाव था कि पवन के जैसे जिनके पास वो फायर है, उस जैसे किसानों का एक संगठन, क्योंकि अभी जितनी भी एक्टिविटी कंसंट्रेट है वो पौड़ी के इर्द गिर्द ही कंसंट्रेट है, लेकिन ये सभी जिलों में इस तरह के किसान संगठन धात के होने चाहिए। वो एफपीओ के माध्यम से हमें कलेक्शन, उसकी ग्रेडिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी मार्केटिंग, उसके लिए जो ये संगठन बने, जो धात का संगठन, वो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बने या धात की सब संगठन बने और उनके माध्यम से ही ये कलेक्शन और मार्केटिंग हो। इस वर्ष की जो सबसे बड़ी उपलब्धि बताना चाहता हूं, लेकिन वो उस उपलब्धि से पहले कहना चाहता हूं कि सरकार या तो गुस्से को सुनती है या तालियों को। तो आप कृपया जोरदार तालियां बजाएं पहले। और ये तालियां इसलिए बजवाई हैं कि सरकार तालियां सुनती है, और खुशी की बात यह है कि सरकार के एजेंडा में पहली बार माल्टा शामिल हो गया है। यही आपकी सफलता है। बाकी सब कुछ सरकार ने करना है, सबसे बड़ी संस्था वही है। अब जो चर्चाएं हुई हैं, बहुत बेहतर बात हुई हैं। यहाँ पर मैं आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि धाद ने ये 2-3 साल में नहीं किया है। धाद में भी विचार की एक लंबी प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया मैं आपको 94 और 5 में ले जाना चाहता हूँ कि धाद ने सरकार से पहले भी सार्वजनिक पोस्टर छापकर हिमालयन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात की थी। पोस्टर में छपी हुई, हमारे पोस्टर भी पढ़े, और हमने तब ये भी कहा था कि हिमालय को हिमालय इकोनॉमिक जोन करके एक अलग जोन बनाया जाए, क्योंकि उत्पादकता का स्वरूप दूसरे से भिन्न है। वही परिष्कृत होते होते विचार माल्टा तक आया, और ये केवल माल्टा एक सिंबल है। हमें उत्पादकता के जो तमाम जो सवाल हैं जो उत्तराखंड में हो सके उन पर काम करना है। माल्टा एक फल है, और बहुत बढ़िया बात डबराज जी ने कही कि इसे राज्य फल घोषित किया जाए। ये मैं चाहूंगा इसको रिजोल्यूशन में डाला जाए, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ ब्लूबेरी जिसे हिसोले कहते हैं, और ब्लैकबेरी जिसे ब्लैकबेरी और हिसोले किनगोड़े उनमें आते हैं, उनकी जो नई प्रजातियां यूरोपीय वो यहाँ आनी चाहिए। खैर, यहाँ पर कुछ अच्छी बातें हो रही हैं कि उसका उत्पादन घट रहा है। इसका कारण क्या है कि हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है, खासकर नई पीढ़ी का। वो जो हमारी दादी नानी या जो थे, जो आज मैठाणी जी के साथ इन्वॉल्व हैं या उसमें भागीदारी कर रहे हैं, उनका प्रतिशत घट रहा है। लेकिन उसमें एक विकल्प नया हो सकता है कि जो नई यूनिवर्सिटीज के नई पौध है जो वो गांव में माल्टे के बाग लगाएं। मैं आपसे खासकर प्रोफेसर बिष्ट से, पैसे हम प्रोफेसर सत्ती वगैरह से भी कहते थे कि भाई जो हमारे साथी अर्थशास्त्र विभाग के, कि गांव में जाकर उन्हें करना चाहिए। मैं ये चाहूंगा कि तब संभव नहीं हुआ, लेकिन विचार इतना आगे बढ़ गया है कि ये कम से कम यूनिवर्सिटी के माध्यम से जहां जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी काम कर सकती है वहां कम से कम 5-5 बाग डेवलप करें कुछ जिलों में जो उनके क्षेत्र आते हैं माल्टा के। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा काम होगा और आप कर सकते हैं। साथ में दून लाइब्रेरी, इस प्रेमिसेस के बिना ये इवेंट नहीं हो सकता। तो पूरी हाँ सर, सॉरी पहले तो समय के लिए। अच्छा तिवारी सर, थैंक यू आपका, इस डबल थैंक यू, और आप एक बार और आपके लिए बहुत बहुत। तो इन सब के साथ आज की हम ये विचार को यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक देते हैं। कल आप सब इनवाइटेड हैं दोबारा, और जो सेलिब्रेशन है, आज विचार था, कल जितने भी हमने इस पूरे 2 महीने में मेहनत करी और जो थोड़ा बहुत अचीव किया है उसके सेलिब्रेट करने के लिए आप सब वेलकम है। धन्यवाद।